I am Ankush from Triple S. Today's topic for MCQs is factor pricing मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थेरी. ठीक है जी. तो फैक्टर प्राइसिंग की हमारे पास दो थेरीज हैं. ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग की दो थेरीज हैं. एक है रिकार्डियन रेंट थेरी विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, एक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थेरी. और आज के सेशन में हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थेरी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. ठीक, ओके. सो कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सेज अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थेरी प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन. देखिए, सबसे पहले तो यही है, ये जो स्टेटमेंट है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो क्या स्टेट करती है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है ये प्राइस ऑफ अ फैक्टर ही डिटरमिन करती है. क्या डिटरमिन करती है? प्राइस ऑफ अ फैक्टर. ठीक है, देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं एफओपीज जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4 टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक, और इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम कोई ना कोई प्राइस एसोसिएट करते हैं, है ना. हम कोई ना कोई प्राइस एसोसिएट करते हैं इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ. ये मैंने लास्ट लेक्चर में रिकार्डियन थ्योरी में भी आपको बताया था. ठीक, जैसे कि लैंड के साथ हम रेंट एसोसिएट करते हैं, लेबर के साथ हम वेज या सैलरी एसोसिएट करते हैं, कैपिटल के साथ हम इंटरेस्ट एसोसिएट करते हैं, एंटरप्रेन्योर के साथ हम प्रॉफिट या गेन एसोसिएट करते हैं. ठीक है, इन सभी को हम प्राइसेस कहते हैं बेसिकली. ठीक है, जो भी प्राइस आप एसोसिएट करते हो, प्राइस का मतलब क्या हो गया कि आप कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कितनी इनकम या कितना प्राइस, कितना अमाउंट ऑफ पेमेंट आप इनको दोगे, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दोगे, दैट इज द प्राइस. ठीक, तो अब ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहती क्या है बेसिकली? पहले तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये बताती है कि जो ये आप प्राइस दोगे ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, ये कैसे दोगे, हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट, या कितना अमाउंट विल यू डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, कितना प्राइस आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में. ठीक, अब जितना प्राइस आप दोगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो किस पे डिपेंड करता है. ठीक है, पहली बात हमने ये बोली कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये क्या बताती है? ये बताती है कि कितना प्राइस आपने देना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को. फॉर एग्जाम्पल लेबर है, जैसे कि लेबर है. ठीक, तो आप लेबर को कितना वेज दोगे, इसके साथ प्राइस कौन सा एसोसिएट है? वेज. लेबर को आप वेज या सैलरी दोगे, तो कितना वेज आप लेबर को दोगे ये बताएगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. ठीक है, या कितना रेंट आप लैंड के लिए दोगे ये कौन बताएगी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना प्राइस आप पे करोगे? तो ये बताती है ये थ्योरी कि कितना प्राइस पे करोगे. ठीक है, तो कितना प्राइस आप पे करोगे? आप पे करोगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के जितना. सो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता क्या है? देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया ऑब्वियसली समथिंग विच यू प्रोड्यूस, है ना, जितना जो आउटपुट आप बनाते हो. और मार्जिनल का मतलब हो गया समथिंग विच यू विल प्रोड्यूस फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट एम्प्लॉयड, फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट एम्प्लॉय. ठीक है, जो भी आप एक्स्ट्रा यूनिट एम्प्लॉय करते हो, एक तो हो गया लास्ट यूनिट के बाद जब आप कोई एक्स्ट्रा यूनिट एम्प्लॉय करते हो उससे आपको कितनी प्रोडक्टिविटी मिली. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे किसी जगह पे 10 लेबर्स की ज़रूरत थी. ठीक है, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेबर्स आपने लगा दी. 10th जो है वो लास्ट यूनिट था. उसके बाद 10th लेबर के बाद वहाँ सपोज 10 लेबर की ही कैपेसिटी थी. अब आपने क्या किया, वहाँ 11th लेबर भी लगा दिया. ठीक है, तो 10 लेबर जो है वो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे. 10 लेबर जो है वो सपोज 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे. अब जब आपने ये 11th लेबर लगाया तो उसके जाने से क्या हुआ, 110 हो गई प्रोडक्टिविटी आपकी. तो जो ये 10 आपको मिला, दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. ठीक है, जो 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो गया ना, तो दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. मतलब जो प्रोडक्टिविटी, जो आउटपुट आपको मिला बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ, जब आपने एम्प्लॉय किया बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट. ठीक है, 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या लिया? लेबर. कि आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाया तो आपके आउटपुट में कितना चेंज आया, कितना इंक्रीज हुआ आपका आउटपुट, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. तो सिंपल सी बात है कि ये एमपीटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये बताती है कि जो प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसकी उस पर्टिकुलर जिसका हमने प्राइस निकालना है, जिस पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हमने प्राइस निकालना है, उस पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है प्राइस. ठीक है जी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज द प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर FOP इज गवर्नड बाय द डैश डैश ऑफ दैट फैक्टर. ठीक है, जो प्रोड्यूसर है यानी जो फर्म का ओनर है वो कितनी FOP लगाएगा, वो कितनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिमांड करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो कितनी, एक जो फर्म का जो ओनर है, ठीक है, जो या जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, कोई भी जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिमांड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है. वो डिपेंड करेगा उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर
Okay, option C is the correct answer for question number 2. Okay, coming upon to third question. Third question says, which among the following economists is not related to MPT, is not related to marginal productivity theory. MPT मैंने marginal productivity theory को लिया हुआ है, ठीक है. इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो नहीं रिलेटेड है MPT के, ठीक है. तो कौन नहीं रिलेटेड है? ऑप्शन ए को देख लीजिए, THV थुनन, तो ये तो बिल्कुल रिलेटेड हैं MPT के, ठीक है, क्योंकि ही इज़ द वन जिन्होंने आइडिया दिया था इस थ्योरी का, ठीक है. आइडिया किसने दिया था या इस थ्योरी को एग्जामिन, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि आइडिया किसने दिया था या एग्जामिन किसने किया था इस थ्योरी को, तो किसने किया था? THV थुनन ने किया था, ठीक है. तो ये तो रिलेटेड हैं. ओके, JB क्लार्क भी रिलेटेड हैं इस थ्योरी के, क्योंकि JB क्लार्क जो हैं ही इज़ द वन हु हैज़ डेवलप्ड दिस थ्योरी. क्लार्क जो हैं वो बहुत ही मतलब वेल नॉन है इस थ्योरी के लिए. इनफैक्ट कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है क्लार्क्स थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ऐसा भी लिखा जाता है, क्योंकि इन्होंने डेवलप की थी ये थ्योरी, ठीक है. ऑप्शन डी की बात करें मार्शल, तो ये भी रिलेटेड है, एल्फ्रेड मार्शल भी रिलेटेड है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी से, ठीक है. देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दोनों के कोलैबोरेशन से बनी थी. क्लासिकल ही है मेन तो, क्योंकि JB क्लार्क जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है. ऑप्शन सी की तरफ अगर देखें लियोनेल रॉबिन्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, लियोनेल रॉबिन्स. लियोनेल रॉबिन्स इस थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. लियोनेल रॉबिन्स जो है वो बेसिकली वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है. ही इज़ अ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने डेफिनेशन जो दी है इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ दी स्केर्सिटी डेफिनेशन. इन्होंने क्या कहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा स्केर्स होते हैं. इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. वो खैर वो अलग बात है, वो आपके सिलेबस में है नहीं है. लियोनेल रॉबिन्स की थ्योरी स्केर्सिटी ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है. तो बट लियोनेल रॉबिन्स ने स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दी है, ठीक है. इतना आप याद रखिए, और ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, ठीक है. बाकी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल रॉबिन्स. बाकी जो तीनों हैं, थुनन है, क्लार्क है और मार्शल हैं, ये रिलेटेड हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के, ठीक है. ओके, coming upon to question number 4. Question number 4 says, which of the following is not the assumption of marginal productivity theory? इनमें से कौन सी assumption नहीं है marginal productivity theory की, ठीक है. तो हमने रिकार्डियन रेंट थ्योरी की थी लास्ट लेक्चर में. रिकार्डियन रेंट थ्योरी और इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की assumptions बिल्कुल सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है. तो इसकी assumptions क्या हैं? यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स बिल्कुल है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स बिल्कुल है, ठीक है. रिकार्डियन रेंट थ्योरी में भी थी, तो दिस इज वन ऑफ द assumption. फैक्टर्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड, बिल्कुल जी, जितने जो फैक्टर्स हैं लैंड लेबर दे कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वन अनदर, ठीक है. फैक्टर्स आर होमोजीनियस, बिल्कुल, ठीक है. फैक्टर्स यहाँ होमोजीनियस हैं तभी तो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है. देखिए फैक्टर्स आर कैन बी सब्सटीट्यूटेड, दे आर होमोजीनियस. फैक्टर्स आर मोबाइल ऑल्सो, ठीक है. मोबिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स इज ऑल्सो पॉसिबल अंडर द असम्पशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है. ये कहता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जबकि इसका राइट आंसर जो है दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज वन ऑफ द असम्पशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. तो देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी? वैल्यू फॉर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या है? इसको हम वैल्यू फॉर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वैल्यू फॉर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सिंपल ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. तो क्या है? देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उसकी जो भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हुई किसी आउटपुट की, फिजिकल आउटपुट की, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है. तो उसकी वैल्यू बराबर होती है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के और उसके प्राइस के रिलेटेड, ठीक है. प्राइस तो हो गया कि कितनी उसके साथ कितनी सपोज लेबर है तो कितनी वेज उसको देनी है, कितनी प्राइस एसोसिएट है एक पर्टिकुलर FOP के साथ, ठीक है. और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बता दिया, मार्जिनल मतलब जो एक्स्ट्रा यूनिट आप प्रोड्यूस करते हो, 1 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है. कितना आपने 1 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करके कितनी आपको प्रोडक्टिविटी मिली है, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी नोटेड, ठीक है. तो ए जो है इसका राइट आंसर है, वैल्यू, ठीक है जी. वैल्यू फॉर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी किसके बराबर होती है? दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इनटू, मल्टीप्लाई कर देते हो आप इसको प्राइस से, ठीक. देखिए जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी निकली, वहाँ मैंने आपको बताया था कुछ ऑलमोस्ट सपोज 10 निकली जी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है. एक्स्ट्रा एक यूनिट ऑफ लेबर आपने जब एम्प्लॉय किया तो आपको कितना आउटपुट मिला, मतलब 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आपका इंक्रीज हुआ, ठीक है. तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? 10 इंटू प्राइस. प्राइस मतलब आपने कितना प्राइस देना है एक पर्टिकुलर लेबर को, तो वो प्राइस आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. सपोज आपने 100 देना है तो वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? वैल्यू फॉर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और वैल्यू फॉर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है. फिजिकल इन द सेंस कि आउटपुट जो है वो तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होगी ना, ठीक है. ओके,
So the correct answer for question number 5 becomes A. Okay. Question number 6 says who developed MPT? Who developed मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी? किसने डेवलप की है? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इस थ्योरी जो है दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय JB क्लार्क. ठीक है, किसने डेवलप की है? क्लार्क्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऐसे भी कहा जाता है. किसने डेवलप की है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी? JB क्लार्क ने. एल्फ्रेड मार्शल इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू द थ्योरी. ठीक है, ये भी रिलेटेड है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी से, लेकिन डेवलप जो है वो क्लार्क ने ही की है. जो ज़्यादा जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्लार्क ही हैं. और लियोनार्ड रॉबिन्स तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं. थुनेन की अगर बात करें तो इन्होंने आइडिया दिया था. ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं उन्होंने एग्जामिन किया था इस थ्योरी को. ठीक है, और थुनेन की बुक का नाम था आइसोलेटेड स्टेट्स. आइसोलेटेड स्टेट्स नाम की बुक में इन्होंने आइडिया दिया था. इसका क्या था? आइसोलेटेड स्टेट्स. ठीक है, ओके. तो इसका आंसर क्या रहा क्वेश्चन नंबर 6 का? वी हैव JB क्लार्क हैज़ डेवलप्ड. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 7 सेज अ फर्म्स डिमांड फॉर लेबर कर्व इज. अ फर्म्स डिमांड फॉर लेबर कर्व इज. ठीक है, क्या होती है फर्म की डिमांड फॉर लेबर कर्व? ठीक है, लेबर कर्व के लिए फर्म की डिमांड क्या है? देखिए, डिमांड मैंने आपको जब भी हमने डिमांड किया था. ठीक है, लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिमांड पढ़ा था. तो डिमांड में मैंने आपको क्या बताया था? जब भी डिमांड आता है ना तो आप उसके लिए कर्व बना दीजिए फटाफट से डिमांड का. ठीक है, तो दिस इज द डिमांड कर्व. ओके, ये डिमांड कर्व है लेबर की. ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है वैल्यू फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट को. सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस. ठीक है, ये जो डिमांड कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? वैल्यू फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट को. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो जो फर्म की डिमांड है, ठीक है, लेबर कर्व की, वो क्या होती है? दिस इज द वैल्यू फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व. ओके, coming up on to question number 8. Question number 8 says what are the kinds of distribution of income? ठीक है, क्या kinds हैं, कितनी types of distribution of income है? basically how many types of distribution of income are there? ठीक है, तो इसका correct answer जो है that is option number A, पर्सनल एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या है? पर्सनल एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का? ऑफकोर्स प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों कहते हैं इसको? प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, और ये प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन आपने किन के बीच में करना है? अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने करना है. ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आप किस बेसिस पे, कितने टाइप्स में करेंगे? तो ये है कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करते हो अमंग वेरियस FOPs. ओके, तो दो तरीके के हैं. अब ये क्या होता है? देखिए, पर्सनल और फंक्शनल. पर्सनल का मतलब हो गया इंडिविजुअल लेवल पे और पर्सनल लेवल पे. ठीक है, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, इंडिविजुअल की सैलरी कितनी है, इंडिविजुअल का वेज कितना है. और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन नहीं, इसमें इंडिविजुअल फर्म भी आएगी. क्या आएगी? इंडिविजुअल फर्म भी आएगी. ठीक है, तो पर्सनल मतलब आप पर्सनल से समझ जाइए एनी इंडिविजुअल और एनी पर्सन. ओके, एनी इंडिविजुअल फर्म और एनी इंडिविजुअल पर्सन की सैलरीज की वेजेस, जब हम उसकी बात करेंगे तो वो किस पे आ गया? पर्सनल पे. काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइस अमंग वेरियस FOPs लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्राइस अमंग वेरियस FOPs, या फिर आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनकम. और अगर मैक्रो लेवल पे बात करें तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे नेशनल इनकम. ठीक है, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो दिस इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम अमंग इंडिविजुअल्स? दिस इज द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये आपने याद रखना है. तो A इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, ऑलराइट. कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज नॉमिनल वेज. ठीक है जी, नॉमिनल वेज किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ नॉमिनल वेज किसे कहते हैं. सिंपल है नॉमिनल वेज. नॉमिनल वेज कहते हैं कि भाई आपने कितने पैसे दिए लेबर को. ठीक है, आपने कितने पैसे दिए लेबर को, या अगर हम लेबर हैं, अपने आप को अगर हम लेबर कंसिडर करें, ठीक है, तो हाउ मच मनी डू वी गेट. सिंपल, दिस इज कॉल्ड एज नॉमिनल वेज. ठीक, तो नॉमिनल वेज हम हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में देते हैं, मतलब हमेशा पैसे की टर्म्स में देते हैं. ठीक है, तो अब सपोज आप देखिए आप एक पर्टिकुलर लेबर है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको 500 रुपीज़ पर डे मिलता है, सपोज उसका वेज है. ठीक, तो ये जो 500 रुपये हैं ये उसका क्या हो गया? नॉमिनल वेज. सिंपल सी बात है. ओके, तो विच कौन सा इसमें इससे करेक्ट आंसर रहेगा? सो दिस इज ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. सो व्हाट इज नॉमिनल वेज? विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मनी. द वेज विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मनी. सिंपल कि जितने पैसे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? नॉमिनल वेज. अंडरस्टूड? ओके. Coming up on to question number 10. Question number 10 says the standard of living of workers depends upon their.
ठीक है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, लिविंग स्टैंडर्ड एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है वर्कर्स की, ठीक। तो ऑप्शन ए, बी और सी, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी जैसा एक्स्ट्रा वेज तो कुछ है नहीं, इसको आप रहने दीजिए, ठीक है, ये तो कुछ होता नहीं है। नॉमिनल वेज और रियल वेज में आ जाते हैं। नॉमिनल वेज अभी हमने डिस्कस किया विच इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी जितना, देखिए सिंपल सी बात है, जितना पैसा आपको मिला वो क्या है, नॉमिनल वेज। नाउ रियल वेज किसे कहते हैं, रियल वेज होता है, रियल वेज इज आपको जितना पैसा मिला आप उस पैसे में कितनी गुड्स और कितने सर्विसेज खरीद सकते हो, यानी परचेजिंग पावर कितनी है, ठीक है। रियल वेज हैज़ टू डू विद द परचेजिंग पावर, ठीक है। और यानी आपको जो पैसा मिला उसमें आप कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज खरीद सकते हो, और आप जितनी गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हो ना, वही तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है। दैट ओनली डिपिक्ट्स योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइक हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज कैन यू बाय with the money you have, okay? So this is the real wage. So B is the correct answer for question number 10, okay? Standard of living of workers depends upon their real wage. Hope you understand the difference between nominal and real wage, okay? Now coming upon to next question. Next question says the employer will reach equilibrium when. Employer जो है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है या जो एम्प्लॉयर है या जो फर्म का ओनर है, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा, वो कब पहुंचेगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, व्हेन वेज रेट इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है जी, व्हेन वेज रेट इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। ये सपोज आपका दिस इज द वेज, ओके, दिस इज द लेबर, ओके, तो ये डिपिक्ट करता है आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व। ये क्या रहेगी आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर लेबर है, ठीक है। तो आप कितनी वेज और कितना लेबर इंप्लॉय करोगे, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा ये, अगर आप इस पॉइंट से नीचे चले जाते हैं तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे कहाँ पहुँचेगा, इक्विलिब्रियम कब होगा, जब वेज रेट जो है वो इक्वल होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से। दिस यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, ओके। Question number 12 again important question, ठीक है। In order to maximize profits, a firm should produce at the outputs level for which, देखिए आपने क्या करना है, देखिए पहली बात तो ये कि जो भी कोई फर्म होती है, बिजनेस फर्म होती है, उनका एम या उनका टारगेट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो जब यही कह रहे हैं कि जो फर्म जो है जब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है, तो हाउ मच आउटपुट लेवल इट शुड प्रोड्यूस, कितना आउटपुट लेवल वो प्रोड्यूस करे, कि कितना लेवल वो आउटपुट प्रोड्यूस करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हेन योर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्या होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होगी, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी, एट दैट टाइम जो फर्म है वो ये मैक्सिमम आउट प्रॉफिट पे है, मतलब मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है ताकि फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक। देखिए कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, रेवेन्यू तो यू डू अंडरस्टैंड, ठीक है, जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हमें मिला एक फर्म को, दैट इज द रेवेन्यू विच अ फर्म गेट्स, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज, देखिए कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, कॉस्ट इज ऑलवेज इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन, कॉस्ट इज ऑलवेज इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन। हमने सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक प्रोड्यूसर ने कितनी जो ये FOPs जो लगाए, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए, उस पर कितने पैसे एक प्रोड्यूसर या एक मैन्युफैक्चरर खर्च कर रहा है, दैट इज कॉस्ट। मतलब एक मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को कितने पैसे पड़ रहे हैं, ठीक है, आउटपुट बनाने के लिए, दैट इज दी, जो रॉ मटेरियल पे लग रहा है, लेबर पे लग रही है, टेक्नोलॉजी पे लग रही है, ठीक है, दैट इज दी कॉस्ट। और प्राइस इज जिस प्राइस पे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं बायर में, ठीक है, बायर्स एज अ बायर्स जो प्राइस, जिस प्राइस पे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कहते हैं, दैट इज द प्राइस। यानी हम एज अ कस्टमर जो मार्केट से खरीदते हैं वो प्राइस खरीदते हैं, और अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं, अगर हम प्रोड्यूसर हैं, तो हमें क्या पड़ रही है, कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है जी। तो जब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया वो कॉस्ट जो एक्स्ट्रा यूनिट जब हमने प्रोड्यूस किया उस पर पड़ी, और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब हो गया कि वो रेवेन्यू जो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट पे पड़ा, यानी जब हमने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाया था, जब हमने वो मार्केट में सेल किया तो उस पे जो रेवेन्यू मिला, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू, ओके। तो आपने इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, ठीक है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर ये जो फर्म जो प्रोड्यूसर है वो अपना मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट, और इस लेवल ऑफ आउटपुट पे वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ओके। All right.
Coming upon to question number 13. Question number 13 is saying the market where services of FOP are bought and sold is, FOP is factor of production, ठीक है, वो मार्केट जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं, बाय किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी मार्केट होगी? क्या वो प्रोडक्ट मार्केट है, फैक्टर मार्केट है, कॉमोडिटी मार्केट है? तो द राइट आंसर इज फैक्टर मार्केट, बी, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. क्या होती है फैक्टर मार्केट? फैक्टर मार्केट इज दैट मार्केट, ठीक है, फैक्टर मार्केट इज दैट मार्केट जहां पे आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल आपको जहां से मिलेगी, जहां से आप बाय और सेल कर सकते हैं, उस मार्केट को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट, ठीक है. और जहां पे आपको प्रोडक्ट्स बाय और सेल करेंगे, आप कमोडिटीज बाय और सेल करेंगे, उस मार्केट को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट मार्केट. तो दो मार्केट्स होती हैं, ठीक है, फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट. फैक्टर मार्केट जहां पे आपको एफओपीज मिलेंगे और प्रोडक्ट मार्केट जहां पे आपको प्रोडक्ट आप बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है. ओके, question number 14 is the last question of today's session, and question number 14 says if the price of a firm's product falls the firm's demand for the labor curve will, ठीक है, अगर प्राइस जो है किसी फर्म का गिर जाता है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज कर जाता है, तो जो फर्म की जो डिमांड होगी फॉर लेबर कर्व वो किस तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है. देखिए ये डिमांड कर्व है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सपोज प्राइस है, ये प्राइस ले लीजिए आप और ये लेबर ले लीजिए, ठीक है. तो ये डिमांड कर्व ले लीजिए लेबर की, ठीक है. तो डिमांड कर्व मैंने आपको बोला जब भी डिमांड होती है, ये मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, जब भी डिमांड होती है तो यू हैव टू, ये ऐसे आपने बना लेनी है लाइन, ठीक है. ये डिमांड कर्व की लाइन होती है, लेबर की है, सपोज ये है आपकी प्राइस, ठीक. तो अब क्या होगा? प्राइस, पहले प्राइस यहाँ था, एक बार फिर ड्रॉ कर देती हूँ, देखिए, ठीक है. सपोज पहले प्राइस यहाँ था, कहाँ था? यहाँ था. तो डिमांड कर्व ऐसे थी, ये प्राइस है, डिमांड कर्व ऐसे थी. अब प्राइस जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया प्राइस, यहाँ ये P1 है सपोज, ये P2 है. अब P2 पे शिफ्ट हो गया तो ये डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो रही है आपकी? अगर P2 पे शिफ्ट हो गया तो कहाँ डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है आपकी? टुवर्ड्स लेफ्ट हो रही है ना, लेफ्ट हो रही है क्योंकि प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं, तो यानी कि शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14A. ओके, अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए, इफ द प्राइस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट इंक्रीजेज, अब अपनी फर्म का जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको आप इंक्रीज कर दो, तो फर्म की डिमांड कैसी होगी? तो फर्म की डिमांड फॉर द लेबर कर्व विल बी हेयर, यानी कि इट विल शिफ्ट राइट वर्ड्स, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं. तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है. तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज ए, शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड. ओके जी, जब प्राइस फॉल करती है तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगी फॉर लेबर? इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड. ओके, ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. टेक केयर, बाय बाय.